तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आपने मिस किया है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी अगर हम किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसमें हमें कोई चीज, कोई आइटम, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, जिसको 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर एक ही साल में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो एक ही साल में उसका रेवेन्यू और एक ही साल में उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। क्योंकि जब हमें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, उसको मल्टीपल ईयर्स लगेंगे कंप्लीट होने के लिए। तो उस टाइम पर कब हमें कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कब हमें कितने एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, पीरियोडिकली कैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करेंगे, वो सारा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा एग्जांपल्स के साथ भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अगर डिटेल में अगर देखा जाए तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, है ना, कब एक कॉन्ट्रैक्ट को हमें सेपरेट मानना है, कब हमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को एक मानना है, कब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड करना है, ये सारी प्रोविजन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो अब हमें कंटिन्यू करना है फ्रॉम हियर, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल में खत्म हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू कितना है और कॉस्ट कितनी है, इसको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्रॉब्लम तब आती है जब नंबर ऑफ ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा होता है। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है आपका 50 करोड़, यानी ये आपका रेवेन्यू है। आपके पास जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट देने आया उसके साथ आपने डील की कि 50 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि 50 करोड़ लगेगा और हमारा ये ब्रिज जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट मान लो हमने एस्टिमेट की है 40 करोड़। इट मीन्स 10 करोड़ हमारा बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा देर के लिए चले तो हम रेवेन्यू और कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? मतलब 1 साल से ज्यादा चले तब तो कब कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, कब कौन से ईयर में हमने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, ये फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। दो मेथड है। पहला है कंप्लीटेशन मेथड, और सेकंड है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन में। अब देखो, जो कंप्लीटेशन मेथड है वो ये कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका फाइनल कंप्लीट होगा ना, तब उसका रेवेन्यू और तब उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका रेवेन्यू हुआ। लेट्स से कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 ईयर्स के लिए चलेगा, फॉर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स के लिए चलेगा तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से ईयर में इसका रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है।
तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड कहता है कि भाई मान लो आपने 2023 टू 24 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आपका ब्रिज बन के तैयार नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा 2023 और 24 का, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड ना करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी। इसके बाद नेक्स्ट आता है 2024 टू 25। इस ईयर में आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, तो इस ईयर में आप रिकॉर्डिंग कर लो बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या फिर बाय सेलिंग 50 करोड़, और पोस्ट आपकी कितनी है, टू पोस्ट 40 करोड़, और 10 करोड़ बिजनेस का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 10 करोड़। ये हो गया कंप्लीट। अब देखा जाए ये जो कॉम्प्लीटेशन मेथड है ना, ये बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है कि जिस ईयर में हमने खर्चा किया, भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 में ले लिया था, और 23-24 में हमने हमारा वर्क भी स्टार्ट कर दिया था, तो उस ईयर में खर्चा भी हुआ, रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये कैसे पॉसिबल। तो ये थोड़ा जो मेथड है ना, ये गलत है। दैट इज वाई ये मेथड करना ही नहीं है ही नहीं है। आपका बेसिक मेथड है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड कहता है कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। यानी जिस ईयर में जितना खर्चा हुआ, उसके रिगार्डिंग उतनी रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करो। एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग, चाहे रेवेन्यू मिला है चाहे रेवेन्यू नहीं मिला, अगर वो करंट ईयर का है तो उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, चाहे खर्चा आपको मिल गया है, मतलब जो कॉस्ट आपने बियर की उसका पैसा मिल गया है चाहे नहीं मिला है, फिर भी आपको वो रिकॉग्नाइज करना है अगर आपने वो खर्चा कर दिया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इसको फॉलो करते हुए हम परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लीटेशन मेथड यूज करेंगे। अब ये परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लीटेशन मेथड क्या है, ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। यही मेन मेथड है जो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड कहता है कि जिस साल जितना वर्क आप कंप्लीट कर लोगे, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो। परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद जिस ईयर में जितना परसेंटेज आपने काम कंप्लीट किया, उसके रिगार्डिंग उतनी कॉस्ट और उतनी रेवेन्यू आप दिखा दो। पता चल जाएगा कि बिजनेस को किस ईयर में कितना रेवेन्यू और कितना लॉस हुआ। कैसे, सिंपल है। हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो है 50 करोड़, और जो हमारा कॉस्ट है वो है 40 करोड़। इसका मतलब अगर 2 इयर्स में हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 30% वर्क कंप्लीट किया और सेकेंड ईयर में रिमेनिंग वर्क 70%। का मतलब फर्स्ट ईयर में आपको आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 30% तो मिल जाना चाहिए ना। परसेंटेज मेथड यही कहता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन। सर्वेस कंडक्ट करवाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई कितना वर्क कंप्लीट हो गया, कितना परसेंट वर्क चल रहा है। तो ये आ जाएगा 15 करोड़ और ये आ जाएगा 35 करोड़। इसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट ईयर में 30% आपने वर्क कंप्लीट किया, 30% ही कॉस्ट होएगी, 30% ही कॉस्ट आपने इंकर्ड की है, जो कि आएगा 12 करोड़। और सेकेंड ईयर में रिमेनिंग 70% जो आएगा 28 करोड़। बस इस तरह आप अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 15 करोड़ है और जो आपकी कॉस्ट है वो 12 करोड़ है, तो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना हुआ, यस 3 करोड़। और सेकेंड ईयर 35 करोड़ आपका रेवेन्यू, 28 करोड़ आपकी कॉस्ट, 7 करोड़। तो हो गया ना 10 करोड़। प्रॉफिट आपको 10 करोड़ ही शो करना है, बस रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो रिकॉग्नाइज करने का मेथड क्या है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। यानी जितना परसेंट आपने वर्क कंप्लीट किया, उसके अकॉर्डिंग उसका रेवेन्यू और उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सपेंसेस आपको शो करने हैं। अब चलिए थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। एज डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्टली लॉन्ग टर्म। मैक्सिमम टाइम जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। दैट इज दे मे टेक मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर टू कंप्लीट। उसको 1 साल से नॉर्मली ज़्यादा लग ही जाता है कंप्लीट करने के। दिस मीन्स द फाइनल आउटकम, वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, फाइनल आउटकम of a construction contract can be determined only after number of years from the year of commencement of the constructions are over। इसका मतलब जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है, आउटकम है या लॉस है, जो भी होगा वो तब पता लगाया जा सकता है जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है वो खत्म हो जाएगा, आपने कंस्ट्रक्शन कर दी। फिर ऐसे तो हमें बीच वाले ईयर्स की अकाउंटिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है, ध्यान से देखो अगली लाइन जो बोल्ड हमने की हुई है। It is nevertheless possible, it is nevertheless possible to recognize the revenue annually in proportion to progress of the work to be matched with the corresponding construction cost incurred in the year। अब ये क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या, नेवरथलेस मतलब कभी नहीं, नेवरथलेस का मतलब है हालांकि कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इट इज नेवरथलेस पॉसिबल to recognize revenue annually in proportion of progress of work। फिर भी, हालांकि ये फिर भी पॉसिबल है कि हम हमारे रेवेन्यू को एनुअली रिकॉग्नाइज करें अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ वर्क वी हैव डन टू बी मैच्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन द ईयर। जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया, जितनी कॉस्ट आपने बेयर की, वो हम प्रोग्रेस मेथड के अकॉर्डिंग, परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। So this method of accounting called stage of completion method और percentage completion method, इसी को हम percentage completion method भी कहते हैं। Provides useful information on the extent to contract activity and performing during an accounting period। तो इससे हमें पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये एक परसेंटेज मेथड है जो कि ये कहता है कि भाई जितना परसेंटेज ऑफ वर्क आपने कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग उतना रेवेन्यू और उसके अकॉर्डिंग उतने एक्सपेंसेस, कॉस्ट भी आपको रिकॉर्ड करनी है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 प्रिस्क्राइब्स दैट परसेंटेज कंप्लीशन मेथड शुड नॉट बी, उड़ी बाबा, अब ये क्या है, शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको कब यूज नहीं करना है, not be used unless it is possible to make a reasonable estimate, unless it is possible to make a reasonable estimate of the final outcome of the contract। अब ये क्या मतलब हुआ, सर इतना सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमने पढ़ लिया, अब कहते हैं इस्तेमाल मत करो। अरे ऐसा नहीं है, इस्तेमाल करने को मना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 तब यूज करो जब एस्टिमेट लगाया जा सकता है रेवेन्यू का, कॉस्ट का, आउटकम का। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 तब इस्तेमाल नहीं हो सकता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये वाली प्रोविजंस जो हमने पढ़ी, परसेंटेज कंप्लीटेशन मेथड वाली, ये तब अप्लाई नहीं हो सकती जब एस्टिमेट करना ही मुश्किल है कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितनी कॉस्ट हमने बियर की। तो जो कि बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड वहीं पर लगाया जा सकता है ना जहां पर आउटकम का एस्टिमेट लगाया जा सके, वर्क कितना कंप्लीट हुआ है वो पता हो। तो कब कब ये पॉसिबल है, कब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लगा सकते हैं और कब नहीं, दोनों को स्टडी करेंगे अच्छे से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कब अप्लाई किया जा सकता है वो हम पहले देखेंगे, और कब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की परसेंटेज कंप्लीटेशन मेथड वाली प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दो पार्ट में डिवाइड, एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एंड विदाउट एस्केलेशन क्लॉज, यानी जो प्राइस बिगिनिंग में फिक्स कर दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चलता रहेगा हमेशा के लिए, बशर्ते उसमें अगर कोई एस्केलेशन क्लॉज है कॉस्ट को लेके तो फिर अप एंड डाउन होएगा ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, चेंज इन द प्राइस ऑफ लेबर।
और दूसरा मेथड क्या होता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करते हैं, कोस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, यानी जो कोस्ट आएगी उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन हमें चाहिए होगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की ये वाली प्रोविजन, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड वाली प्रोविजन अप्लाई होगी। कब अप्लाई होगी हम ये देखने वाले हैं। तो इन रियलिटी द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। मुश्किल है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े लेंथी हैं, तो ये पता लगा पाना मुश्किल है कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देयरफॉर कंपनीज मेक यूज ऑफ डिफरेंट एस्टिमेट्स टू अराइव एट द पॉसिबल कोस्ट दे आर लाइकली टू इंकर फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो हर कंपनी, हर फर्म अपना अलग अलग मेथड यूज करती है ये पता लगाने के लिए कि कितनी कोस्ट हमने बियर की, ताकि उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जा सके, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सके कितना वर्क हमने परसेंटेज में कंप्लीट कर लिया। So, as per Accounting Standard 7, the outcome of fixed price contract can be estimated reliably. अभी हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 केवल तभी अप्लाई होगा जब हम आउटकम एस्टिमेट कर पाएंगे रिलायबली। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो रिलायबली तभी मेजर कर सकते हैं जब फॉलोइंग सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब हम प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, आउटकम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन दैट सिनेरियो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का रूल अप्लाई करेंगे और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना रेवेन्यू, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपनी कोस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो एक बार देखते हैं वो कौन सी टर्म्स हैं और वो कौन सी कंडीशन। तो नंबर 1 है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ना, प्राइस जो है ना, वो रिलायबली मेजर किया जा सकता है। रिलायबल मेजर करने का मतलब आपने एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड किया है ना, तो आपको तो पता हो कि क्या फिक्स्ड प्राइस आपने डिसाइड किया। तो इट इज पॉसिबल टू मेजर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्यूरेटली। देन सेकंड, हमारे मतलब जैसे हमारी एग्जांपल में 50 करोड़ था ना, तो वो फिक्स्ड प्राइस रिलायबली मेजरेबल था, हमें पता था हमने 50 करोड़ रुपए लेने हैं। सेकंड कंडीशन, it is probable that the economic benefit associated with the contract will flow to the enterprise। जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, वो एंटरप्राइज में आना चाहिए। प्रोबेबल है कि वो आएगा, तो पैसा नहीं आ सकता, जो मिलेगा ही नहीं उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करें। तो एस्टिमेट लगा पाना तब पॉसिबल है जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, और तभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 7 का रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक फिक्स्ड डिटरमाइन प्राइस हो। सेकंड, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हमें रिसीव होगा वो भी हमें पता हो। थर्ड, both the contract cost to complete the contract and the stage of contract completion at the reporting date can be measured reliably। दोनों चीजें, both कॉन्ट्रैक्ट की कोस्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का खर्चा क्या है, और किस स्टेज पर हम अभी चल रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ये दोनों जानकारियां हमें होनी चाहिए। कोस्ट का भी पता होगा, परसेंटेज ऑफ वर्क विच वी हैव डन वो भी अगर पता होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट है द कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट एट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर रिलायबली so that actual contract cost incurred can be compared with prior estimate। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट है जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तरफ हम एसोसिएट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये खर्चा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही किया गया, वो हमें पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, और हम वो रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का रूल अप्लाई हो सकता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का रूल क्या कहता है? वो कहता है कि आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है, अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उसके अकॉर्डिंग करना है। डन? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कोस्ट,
उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एस्टिमेट करना ईज़ी रहता है, क्योंकि उसमें तो हम ही डिसाइड करेंगे ना एज़ अ सेलर कि कितना प्राइस हमें चार्ज करना है। लेकिन जो नेक्स्ट है ना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि पहले खर्चा होगा, फिर उसके ऊपर हम हमारा मार्जिन डिसाइड करेंगे। तो अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने फॉलो किया है, तो तब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं। जब ये 2 कंडीशन सैटिस्फाइड होंगी तब। कौन-कौन सी? पहली, इट इज़ पॉसिबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तब पता चलेगा जब हमारे पास कॉस्ट प्लस मार्जिन की जानकारी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहाँ पर एक इकोनॉमिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा, पैसा मिल रहा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड क्लियरली। सेम वही जो भी हमने पढ़ा था फोर्थ पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट है। जो भी डायरेक्ट कॉस्ट हमने इंकर की है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो और साथ ही साथ हम उसको मेजर कर सकें कि कितना खर्चा हुआ। तो ये कौन सा केस था? ये वो केस है जिसमें हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमने कितना वर्क कंप्लीट किया, कितना वर्क नेक्स्ट ईयर करेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर जनरेट करेंगे, कितनी कॉस्ट इस साल और कितनी कॉस्ट अगले साल बियर करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो कि हमारे पास एस्टिमेट की पावर है, बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो कि हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, क्या इनफ्लो है, क्या कॉस्ट है, क्या आउटफ्लो है, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फॉलो कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको ट्राई करना। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्स वाई लिमिटेड commenced a construction contract on 1st April 2023। एक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। द फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस एग्रीड वाज 2 लाख। कौन सा मेथड है? फर्स्ट वाला, फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस मेथड। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारे पास है दैट इज 2 लाख। द कंपनी incurred 81,000 in 2023 and 24 for 45% वर्क। कंपनी ने 81,000 रुपीज इंकर किए, कितना काम कंप्लीट किया? 45%। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 45% वर्क कंप्लीट किया। 45% का मतलब 2 लाख का 45% यानी 90,000। कंपनी ने 90,000 तक का काम कर दिया, यानी 90,000 का रेवेन्यू इस साल जनरेट हो जाना चाहिए। एंड रिसीव्ड 79,000 एज अ प्रोग्रेस पेमेंट फॉर द कस्टमर। अच्छा, अब खर्चा हुआ 81,000, लेकिन कस्टमर ने हमें पे किया 79,000। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 90,000 हमारा रेवेन्यू है, जिसमें से 81,000 हमने खर्चा किया। 81,000 हमने खर्चा कर लिया, तो 9,000 हमारा प्रॉफिट। 90,000 का काम किया 81,000 में। सेल प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 है ना, 45% कंप्लीट के अकॉर्डिंग। 81,000 हमने खर्चा किया, तो 9,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें मिला तो 79,000 ही है। तो बाकी अभी नहीं मिला, अगले साल मिल जाएगा, इसका अभी कोई रोल नहीं है। इसका रोल तब आएगा जब हमें कस्टमर का अकाउंट बनाना होगा जिससे हमने पैसे लेने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। अगर फर्स्ट ईयर में 45% हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में हमारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए एज प्रोग्रेस पेमेंट फॉर द कस्टमर। द कॉस्ट इंकर्ड इन 2024-25 वाज 89,000 टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। रेस्ट ऑफ वर्क यानी 55% वर्क हमने सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर दिया। 2 लाख का 55% कितना आएगा? 1,10,000। 1,10,000 वाला काम हमने कंप्लीट किया और कॉस्ट इस बार आई 89,000 का, मतलब बाकी का बचा हुआ हमारा प्रॉफिट हो गया ना। कितना प्रॉफिट हुआ? 10 और 11 21, है ना। टोटल 30,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। इस साल हमें कितनी पेमेंट मिली इसकी कोई जानकारी नहीं दी, तो हम एज्यूम करेंगे हमें कंप्लीट बैलेंस मिल गया। कंप्लीट बैलेंस जो भी कैश था वो सारा हमें रिसीव हो गया।
अब क्योंकि वो हमें रिसीव हो चुका है, अब हमें पूछ क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कस्टमर्स अकाउंट फॉर द रिलेटेड ईयर। तो हमें दो तरह के अकाउंट शो करने हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम इसको यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, और दूसरा हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कह रहे हैं कस्टमर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं 2 इयर्स का। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2023 टू 24। सबसे पहले तो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। परसेंटेज मेथड ऑफ कंप्लीटेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि परसेंटेज कितना कंप्लीट करा हमने वर्क वो हमें पता है। सर अगर ये हमें ना पता हो, कि हम ये ना एस्टिमेट लगा पाए कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है, आउटकम एस्टिमेट ना हो पाए, तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन करेंगे ना, कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई कितना रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कितना एस्टिमेट करना है वो हमें पता है। तो पहले साल 2 लाख का 85 45%, 45%, 85 नहीं 45, तो 2 लाख का 45% वर्क हमने कंप्लीट करके दिया, यानी 90,000 हमारा रेवेन्यू है बाय सेल्स या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितना 90,000। तो 90,000 हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिला 79 है, और हमारा खर्चा कितना हुआ है 81। तो क्या रिकॉर्ड करें, 81 ना, चाहे खर्चा हमें पूरा मिला है चाहे कम मिला है, हमें पूरी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो खर्चा इसी साल का है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू पोस्ट 81,000। बैलेंस जो बचा वो हमारा इस साल का क्या है, नेट प्रॉफिट 9,000। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट। ऐसे ही अब हमें सेकेंड ईयर का भी करना है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2024 टू 25। अब इस साल में हमने बाकी बचा का 55% काम कंप्लीट किया, 2 लाख का 55% आता है 1,10,000। तो रेवेन्यू कितना हुआ 1,10,000 बाय सेल्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,10,000। अब इस साल हमें कोस्ट में कितना पैसा मिला, मतलब कितना खर्चा हमने इंकर्ड किया, 89,000 कोस्ट 89,000। बाकी जो बचा वो इस साल का प्रॉफिट है 21,000। तो बस ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगर बाकी की इंफॉर्मेशन हमने यूज करनी है कि कस्टमर ने 79,000 दिए वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने कस्टमर का। यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं, ये भी 2 इयर्स का बनेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि 2 इयर्स का ही हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और 2 इयर्स की ही हमें बनानी भी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कस्टमर अकाउंट। अब कस्टमर अकाउंट की अगर बात की जाए, कस्टमर वो पर्सन है ना जिससे हमने पैसे लेने हैं, और जिस पर्सन से पैसे लेने होते हैं वो बिजनेस की क्या होती है, एसेट। इसका मतलब ये बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो 90,000 हमें रिसीव होना चाहिए, 90,000, क्योंकि 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ओवरऑल हमने 2 लाख रुपए मांगे थे कंस्ट्रक्शन, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर में कितना मिला 45%, 45% मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था 45%, तो 90,000 हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या फिर सेल्स 90,000। डेबिट साइड एंट्री क्यों आई? क्योंकि कस्टमर हमारी एसेट है। अच्छा, अब पहले साल कस्टमर ने हमें कितने पैसे दिए, बाय कैश या फिर बाय बैंक? 79,000। बाकी पैसे तो उसने दिए ही नहीं, कितने बचे? 11,000, है ना? तो वो बैलेंस है, और बैलेंस को हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन 11,000। बस ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। अब ये 79,000 मिला, जो 11,000 अभी नहीं मिला था, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड ऑन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 11,000। सो 11,000 हमने पुराने लेने हैं। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। सेकेंड ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हमने? 55%, जो कि 1,10,000 बनता है। तो टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,10,000। अब सेकेंड ईयर में कितना उसने पैसा दिया या नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन हम अब एज्यूम करेंगे कि उसने पैसा सारा दे दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश या फिर बाय बैंक 1,20,000। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, जिसमें अगर हमें एस्टिमेट पता हो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन पता हो, इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट का कितना आ रहा है पता हो, तो हम सिंपल परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे और ये हमारे पास रिजल्ट होगा। दिक्कत तब आएगी जब हमें ये ना पता हो कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। तो उस केस में क्या करना है, चलिए पहले हम वो भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमें पता ही नहीं हमें हमने कितना वर्क कंप्लीट किया। तो आपको एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं यही वाला पॉइंट, यही क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं इसी को। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 2 लाख, है ना? अब कौन से ईयर में हमने कितना वर्क कंप्लीट किया हमें पता ही नहीं है, एस्टिमेट ही नहीं लग रहा, एस्टिमेट लगा ही नहीं पा रहे। 40, 50, 30% कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पता क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कहता है कि अगर ये मुश्किल है पता लगाना कि कितना परसेंटेज आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, कितना रेवेन्यू इस साल और कितना रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर आप रिकॉर्ड करोगे, अगर ये पता लगाना मुश्किल है तो जस्ट फोकस ऑन द कोस्ट। जो आपकी कोस्ट है ना, वही आपका एक तरह से रेवेन्यू कहलाएगा। यानी बिजनेस में प्रॉफिट नील मानो, क्योंकि आप तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहे ना कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको पता ही नहीं कि आपने कितना परसेंट वर्क कंप्लीट कर लिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इन द एब्सेंस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन, मतलब अगर ये पता लगाना मुश्किल है कि कितना वर्क आपने इस साल और कितना वर्क आपने अगले साल कंप्लीट किया, परसेंटेज पता ही नहीं है, तो जितनी कॉस्ट इस साल बियर की है ना, हम इस साल की बात कर रहे हैं, अगले साल की नहीं। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है कि अगले साल हम कैसे करेंगे, इस साल की बात कर रहे हैं, इस साल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो। तो अगर पता लगाना मुश्किल है कि कितना रेवेन्यू इस साल और कितना रेवेन्यू अगले साल, तो सिंपल जितनी कॉस्ट आपने इस साल इंकर्ड की वही कॉस्ट आप रेवेन्यू मान लो। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे इस क्वेश्चन में हमने दो तरह की कॉस्ट इंकर्ड की, दो बार। पहले साल में 81,000 की कॉस्ट थी और दूसरे साल में 89,000 की कॉस्ट थी। तो टोटल कॉस्ट हमने की 1,70,000। 1,70,000 हमारा खर्चा है। अब फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा खर्चा हुआ 81,000। अब एस्टिमेट लगा पाना मुश्किल है कि कितना रेवेन्यू इस साल और कितना रेवेन्यू अगले साल, तो ये 81,000 ही आपका रेवेन्यू भी हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपने क्रिएट कर दी कौन सी सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर एस्टिमेट करना मुश्किल है, ये पता लगाना मुश्किल है कि आपने इस साल कितना काम और अगले साल कितना काम किया, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। और अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा तो कितनी अमाउंट हम सेल्स में लिखें, कितनी अमाउंट हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में लिखें, कितने की सेल्स माने? तो सिंपल है, अगर ये पता लगाना मुश्किल है
तो जो कॉस्ट आपने इंकर्ड की वही कॉस्ट आपकी रेवेन्यू बन जाएगी, बशर्ते बशर्ते वो कॉस्ट आपके पास रिकवर भी होनी चाहिए, मतलब वो पैसा आपको पहले ही साल मिल जाना चाहिए। अगर वो पैसा नहीं मिला, कम पैसा मिला, तो जितना मिला है उतना पैसा ही आपको रेवेन्यू मानना है। सर ये क्या बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा? थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझो। अकाउंट्स में एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स गेन्स। तो ये हम वही तो कर रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, पता नहीं चल पा रहा कि इस साल का कितना रेवेन्यू है और अगले साल का कितना, तो जितनी कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू मान लो, लेकिन वो रिकवर भी होना चाहिए, उतना पैसा उतनी कॉस्ट मिल भी जानी चाहिए। अगर आपके कस्टमर ने कहा नहीं भाई मैं नहीं मानता, मेरे को तो लगता है कि भाई खर्चा जो है ना वो 60,000 का हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये जो 60,000 है ना, यही आपको रेवेन्यू मानना हो। इसका मतलब आपका 21,000 का क्या हो जाएगा? पहले साल का लॉस। पहले साल का लॉस है, अगले साल का शायद प्रॉफिट भी बन सकता है, क्योंकि अगले साल में बचे हुए सारे पैसे उसको देने भी तो हैं। तो हम पहले साल की बात करें, तो अगर पता लगा पाना मुश्किल है कि कितना रेवेन्यू, कितना परसेंटेज वर्क हुआ, तो कॉस्ट ही आपकी रेवेन्यू है, बशर्ते वो पैसा आपको मिल जाना चाहिए। अगर कम पैसा मिला तो जो कम पैसा मिला है वही आपका रेवेन्यू होगा, चाहे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो जाए, चाहे बिजनेस में लॉस की सिचुएशन ही क्यों ना अराइज हो जाए। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। X Limited commenced a construction contract on 1st April 2023. The contract price agreed was reimbursable cost plus 10%. Reimbursable यानी ये सेकंड मेथड है, cost plus मेथड है। उसके अकॉर्डिंग जो खर्चा होगा वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? जो रेवेन्यू है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब रेवेन्यू यानी सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%। रीइंबर्सेबल मतलब कस्टमर जितना पैसा देने के लिए एग्री हो जाएगा उसमें प्लस 10% प्रॉफिट मार्जिन। द कंपनी इंकर्ड 1 लाख इन 2023-24। कंपनी ने 1 लाख का खर्चा किया, तो कॉस्ट इज 1 लाख, ऑफ विच कॉस्ट ऑफ 90,000 इज रीइंबर्सेबल। कॉस्ट ऑफ 90,000 इज रीइंबर्सेबल मतलब 1 लाख का खर्चा किया, लेकिन कस्टमर अभी कहते हैं कि 90,000 ही हमारे अकॉर्डिंग खर्चा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलो कितना पैसा मांगता है। हमने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा एग्री हुआ था, जो रीइंबर्सेबल अमाउंट है ना उसका 10% ऐड करके हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। यानी 90,000 अगर आपको लगता है कि हमारा रीइंबर्सेबल है, उस पर 10% ऐड करो, 99,000 हमारा रेवेन्यू हो गया। The further non-reimbursable costs to be incurred to complete the contract are estimated at 5,000। एक खर्चा ऐसा भी है कोस्ट जो रीइंबर्सेबल है, क्योंकि उसके बारे में कोई एग्री हुआ ही नहीं था, फिर भी खर्चा हो गया, तो ये जो है ना कॉन्ट्रैक्टर बेयर करेगा कस्टमर। द अदर कोस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि रिलायबिलिटी नहीं है, कितना परसेंटेज काम कब हुआ कुछ पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्या बनाना है, एक्सट्रैक्ट। अब सिंपल है, इसमें क्या हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट करा जाए, परसेंटेज देखी जाए और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो परसेंटेज के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं, हमें सीधा सीधा बोला गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन होगा, जो रिम्बर्सेबल कॉस्ट होगी उसका 10% ऐड करके। तो 99,000 हमारा रेवेन्यू है ना। अगर मैं इसका फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करूं, तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट है। ये हमारे पास हो गई डेबिट साइड,
ये हमारे पास हो गई क्रेडिट साइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आया हमारा, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या फिर सेल्स 99,000, 90,000 प्लस 9,000, और हमारा खर्चा कितना हुआ टू कॉस्ट 1 लाख, और इसके साथ साथ एक कॉस्ट ऐसी भी है जो रीइंबर्सेबल है, नॉन रिवर्सेबल है, नॉन रिवर्सेबल कॉस्ट 5,000, यानी फर्म को इस बार क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे नेट लॉस 6,000। बोलो क्लियर है ना, क्वाइट इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड नॉट बी अप्लाइड, ये क्या, शुड नॉट बी अप्लाइड, कब अप्लाई नहीं करना है, इफ द आउटकम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, अगर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो मत करो। तो करें क्या, ये भी ना करो तो फिर करें क्या, अभी बताया ना, एक बार रीड करते हैं। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट incurred of which recovery is probable। 2 पॉइंट, एक ही लाइन में 2 पॉइंट। पहला, रेवेन्यू उतना रिकॉग्नाइज करो जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हुआ है, इतनी कॉस्ट आपने बियर की है, प्लस जो रिकवरेबल भी है, जो मिल सकती है। 81,000 का हमारा खर्चा हुआ था, में से हमें मिल कितना रहा है 79,000, तो बाकी का 2,000 लॉस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, contract cost should be recognized as an expense in the period in which they are incurred। contract cost उसी समय की आपकी cost बन जाएगी जिस साल का खर्चा आपने recognize करना है, accrual concept के according। an expected loss on the construction contract should be recognized as an expense immediately। अगर लॉस हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको इमीडिएटली आप एक्सपेंस मान के नेट लॉस रिकॉर्ड कर दो। अब एक और क्वेश्चन देखें, इसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, PQ and associate undertakes a construction contract, the detail of which are provided below। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 40 लाख, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू 40 लाख, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, आज तक हम 3 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेशन इज 30 लाख, 30 लाख रुपए और लगेगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कितना प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, 10%। ठीक है। द वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, काम चालू हुए को थोड़ा टाइम हो गया और उसके बाद तुरंत एक अनसर्टेनिटी आ गई, सडनली व्हाट हैपन, विद रिस्पेक्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंज इन रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में चेंज कर दिए जिसके कारण अनसर्टेनिटी हो गई और अब हम आउटकम जो है वो रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे। यहां तक की इंफॉर्मेशन अगर हम रीड करें तो हमें इतना पता चल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 40 लाख का है, हम अब तक 10% कंप्लीट कर चुके हैं। 10% कंप्लीट करने का मतलब फर्स्ट ईयर में हमें 4 लाख का मुनाफा मतलब 4 लाख का रेवेन्यू हो जाना चाहिए, बाकी जो 36 लाख बचा, 40 लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, उसमें से 4 लाख इस साल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 90% जब हम करेंगे तब होगा मान लो सेकेंड ईयर में, जो कि 36 लाख। फर्स्ट ईयर में हमने कितना खर्चा किया, कितनी कॉस्ट आई, 3 लाख, टोटल खर्चा कितना है 33 लाख, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी बचा हुआ एस्टिमेशन कितना है 30 लाख, टोटल कॉस्ट 33 लाख हो गई ना, टोटल 33 लाख कॉस्ट है, इसमें से फर्स्ट ईयर में हमने 3 लाख रुपीस खर्चा किया और बाकी 30 लाख हम अगले साल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले साल हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और अगले साल हमें 6 लाख का प्रॉफिट होगा, टोटल मिला के हमें 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, बट अब अनसर्टेनिटी आ चुकी है, अनसर्टेनिटी के कारण एस्टिमेट लगा पाना मुश्किल है, दैट इज वाई हम परसेंटेज मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते। ये जो हमने कैलकुलेशन की ना,
ये कैलकुलेशन तब होगी जब परसेंटेज ऑफ मेथड हम अप्लाई करें, और यहाँ तो परसेंटेज ऑफ मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, वो इज सर्टेन, उनको बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन उनको इतना पता है, ठीक है, वो इज सर्टेन दैट इट वुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 30 लाख। आज तक हमने पहले से लेके फर्म के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने तक का 30 लाख रुपए हम रिकवर कर सकते हैं। अब 30 लाख रुपए कवर कर सकते हैं, मतलब रेवेन्यू हमें उतना ही रिकॉग्नाइज करना है जितनी हमने कॉस्ट बियर की है और जितना हम रिकवर कर सकते हैं। यानी ये जो 40 लाख है ना, अब ये बन जाएगा 30 लाख। यानी जो कॉस्ट है ना, हम सिर्फ उतनी ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले साल फर्स्ट ईयर हमने 3 लाख रुपीज की कॉस्ट इंकर्ड की। हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ? 10%। 30 लाख का 10% कितना आएगा? 3 लाख। इसका मतलब 3 लाख ही आपका रेवेन्यू है, 3 लाख ही आपकी कॉस्ट है, और आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 0 है। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, रिलायबिलिटी नहीं है, आउटकम हम मेजर कर ही नहीं सकते। दैट इज वाई यही पॉइंट कंसीडर किया था। चलिए, तो यहाँ पर मेजर मेजर टॉपिक हमारे जितने भी थे वो सारे हमने कवर कर लिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमें गिवन है जो आप एक बार देख सकते हो फॉर योर रिलेवेंस। द परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड सजेस्ट periodic recognition of income to reflect periodic recognition। periodic recognition मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें रिकॉग्निशन करनी चाहिए, हमें फाइंड आउट करते रहना चाहिए कि कितना वर्क हमारा पेंडिंग है, कितना कंप्लीट हो गया, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इज डिटरमाइंड एज द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली प्रोग्रेसेस बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो रेवेन्यू है वो जितना वर्क हमारा कंप्लीट हुआ उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता जाएगा। ये सब हम कर चुके हैं, तो फटाफट खत्म करते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बिफोर इट इज रियलाइज्ड। यानी पैसा जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं है। एक रूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, जब पता है कि इस साल का है तो इसी साल रिकॉर्ड करना है, एक रूल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो कर दो। And to determine the result on the basis of proportion of work completed, cost incurred is reached the stage of completion is matched with the revenue। जितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू, उसके अकॉर्डिंग कोस्ट, दोनों हम रिकॉर्ड करते चले। A reasonable profit is taken into credit every year। हर साल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, जितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंग, जितना खर्चा हमने किया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमें क्रेडिट करना है। अगर लॉस होगा तो लॉस भी हमें रिकॉर्ड करना है। However, if the outcome of the contract, वही लाइन very important, if the outcome of the contract cannot be reasonably estimated, परसेंटेज कितना वर्क हुआ नहीं पता लगा पा रहे, तो the profit method is used in which revenue is recognized। Revenue is recognized only to the extent of expense incurred। कितना खर्चा हुआ उसके अकॉर्डिंग, और वो रिकवरेबल भी होना चाहिए। इन दैट केस प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज निल। फिर तो निल होगा, जितना खर्चा हुआ उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो प्रॉफिट निल होगा। लास्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है? नंबर 1, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज। एक बिजनेस को क्या डिस्क्लोज करना है? द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द पीरियड। किस किस साल में, किस किस पीरियड में कितना कितना परसेंटेज आपने काम किया और उसके अकॉर्डिंग कितना कितना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया। सेकंड, द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड। ये मेथड में हम अमाउंट भी रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू की, भाई कितना रेवेन्यू है टोटल और कितना, कौन सा मेथड हमने यूज किया इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एक ही मेथड है, परसेंटेज ऑफ मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड। थर्ड, द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द प्रोग्रेस। आपका कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेज में है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, उसके लिए कौन सा मेथड आपने यूज किया, कौन सा सर्वे कंडक्ट किया, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस एट द रिपोर्टिंग डेट, अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है और अभी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको एडिशनली और क्या क्या डिस्क्लोज करना है। नंबर 1, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट अप टू द रिपोर्टिंग डेट। यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक कितना खर्चा किया और कितना प्रॉफिट आपने कमाया। द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव, अगर आपको कोई पैसा एडवांस में मिला है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी आपने डिस्क्लोज करना है।
द अमाउंट ऑफ रिटेंशन। अमाउंट ऑफ रिटेंशन का मतलब है ऐसा पैसा जिसके अगेंस्ट आप तो मान रहे हो कि मैंने तो काम कर दिया, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो नहीं मान रहा है कि काम हुआ है, इसलिए वो पैसा रिलीज नहीं कर रहा है, आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, तो वो अमाउंट भी आपको डिस्क्लोज करनी है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।